से कितने लोग शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं? टैक्स पेयर है आप, एक आपको एफडी वाला तो फंडा समझ में आ गया होगा। और हम थोड़ी है कि आप हिचकिचा के हाथ ऊपर करते हो यार, लोग तो अच्छा बड़ा ब्रैगिंग करते हैं, इतना पैसा कमाया, ये किया, ये खा गए। कर चुके होंगे कि नहीं बोल रहे? हाँ जी, जो कर चुके होंगे, जो आए हैं वो सब नहीं तो वो क्या बोलते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की यही दुख भरी कहानी है। ये स्थिति दिख रही है ना आपको? नहीं, हाँ नहीं, वो स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टर सेक्टर है, पर स्थिति दिख रही है। सब हाथ जला चुके हैं, सब में हाथ जला चुके हैं, इसमें नहीं, सब में। तो वो स्टॉक एक्सचेंज का ये ट्रेजेडी है। बोला जो बेचा वो वापस खरीद नहीं सके, और जो खरीदा वो बेच नहीं सके। तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? हाँ हाँ, मतलब जो बेच नहीं पाए वो लॉन्ग टर्म है, बराबर ना? इन्वेस्ट किया था, आज 21,000 के इंडेक्स में भी 40% ही आ रहा है। वो पता है, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि शेयर कौन से बढ़े हैं या इंडेक्स में कौन सा माल बढ़ा, अपना माल तो नहीं बढ़ा। तो कौन सा क्या रास्ता है स्टॉक एक्सचेंज में कमाने का? एक तो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करने का, ये अपना काम नहीं है। बाकी रेशियो वगैरह देखते तो उनको समझ में आ जाता है। तो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो सत्यम में नहीं फंसे होंगे, वो फंसे अपने जैसे इन्वेस्ट करी। तो सत्यम जैसे किससे होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सत्यम वाज वन ऑफ द केस होंगे। तो मेरे हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमाने का एक रास्ता है, लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रहो, रोज भाव नहीं देखने चाहिए। वॉरेन बफे बोलता है ये टिकर देखने का जरूरत ही नहीं है, मेरे को रोज लिक्विडेट थोड़ी करना है कि मैं रोज का टिकर देखूं। चला कि अगर इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म का मतलब 10 साल है। 10 साल अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको पक्का पॉजिटिव रिटर्न आएगा। भले आपने वो पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्ट किया है। हम लोगों ने 1 जनवरी 1995 से डेटा निकाला है और उसका 10 से 10 साल के पेयर पकड़े हैं। एक पेयर 1 जनवरी 1995 का पकड़ा, फिर वो 10 साल तक गया, फिर दूसरा पेयर 1 फरवरी पकड़ा, 1 मार्च पकड़ा, ऐसे हम लोगों ने पेयर बनाया। ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है। ये पेयर है जिसमें 56% का लॉस हुआ है। तो जैसे जैसे आपका ये इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ता जाता है तो वो जो वॉलेटिलिटी है वो कम होती जाती है। तो आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट। आपने वर्स्ट से वर्स्ट पीरियड पे इन्वेस्ट किया, मतलब एकदम पिक पे इन्वेस्ट किया और एकदम बॉटम पे सेल किया, तो भी देखिए आप ये एवरेज रिटर्न है ना आपका 13%, और कम से कम आपको ये 8-9% रिटर्न तो आया ही है। मतलब आपने एकदम 21,000 रुपये खरीदा है और बाद में जो बॉटम है उस पर बेचा, परंतु 10 साल तक आपका मार्केट में बने रहना जरूरी है। अब ये देखिए, ये जो लाइन है ये मिनिमम रिटर्न की है, तो ये 8.5 साल मतलब 102 महीने तक जो है वो भी नेगेटिव था, परंतु पर ये जरूरी नहीं कि वो मिनिमम रिटर्न ही आएगा। हम लोगों ने उस लॉट में से जो कम से कम रिटर्न है वो निकाले और ये मैक्सिमम रिटर्न निकाले। तो ये देखिए जो पॉइंट टू पॉइंट है आपका जो रिटर्न है वो एवरेज 13% तो आता ही है, और कम से कम 7% है और ज्यादा से ज्यादा 18% है। का जो जरिया है, एक तो है आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म में भी लमसम नहीं करिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से करिए। आपकी जो फिक्स सम है वो करिए। तो अगर आप फिक्स सम 10 साल तक अगर इन्वेस्ट किया है तो वो क्या रिटर्न्स हैं, ये हमारे पास में जो डेटा है ये देखिए, ये 146% मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये 1 साल के पीरियड के लिए। पर अगर आपने 10-11 साल का रखा है तो आपको देखो ये सिप में रिटर्न जो है वो ये 23% बाई 25% के आसपास है। और वो अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट किया तो कितना परसेंट था मैक्सिमम? 18% था। देखिए वापस देखना तो ये देखिए 18%। तो दो चीजें, एक तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए और एक सिप से इन्वेस्टमेंट करिए। सिप का फायदा आपको क्यों होता है, कोई बता सकता है मेरे को? एवरेजिंग, क्योंकि जब आपने फिक्स कर दिया आपको 1,000 रुपये ही इन्वेस्ट करना है, तो जब एनएवी कम हो जाएगी तो आपके पास में ज्यादा यूनिट आ जाती है।
और जब आपके पास में जब NAV बढ़ जाती है तो उसी में आप कम माल खरीदते हैं। तो जब महंगा होता है तो आप कम माल खरीदते हैं और सस्ता होता है तो आप ज़्यादा माल खरीदते हैं। इसकी वजह से ये आपको सिप में फायदा होता है। आपको ये एक्सप्लेन हो गया, लेकिन ज़्यादा कुछ बताना जरूरी है। 10,000 पर आ रहा है या 10,000 हाँ 23 नहीं 10,000 एनुअली कैलकुलेट करते हैं। जो आपका सालाना ब्याज गिनोगे ना 230% हो गया, मतलब हाँ जी 230% हो गया। आपको आप सिंपल गिन रहे हैं, आपको एनुअली कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। पहले साल 1,000 पे गिनना पड़ेगा, दूसरे साल 2,000 पे गिनना पड़ेगा, 2,000 भी नहीं 1,000 पे जो बढ़ जाएगा उस पर गिनना पड़ेगा। एनुअल कंपाउंडिंग, एनुअल कंपाउंड CAGR जो है CAGR ये जो रिटर्न है वो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल। और ये जो दूसरा कलर दिख रहा है वो सिप के रिटर्न है साहब। आपका जो प्रश्न था ना, तो देखिए ये अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट किया है तो आपको रिटर्न जो है वो सिप का रिटर्न से कम ही आता है। जो एवरेजिंग का फायदा होता है आपको। तो मेरा सुझाव रहेगा, ये देखिए ये जो रिटर्न है 10 साल के रिटर्न है, इसमें ये निफ्टी जो सेंसेक्स का रिप्रेजेंटेटिव है और बाकी ये जो फंड हाउसेज है उसमें तो देखिए ये जो मिनिमम है फंड हाउस जो निफ्टी में मिनिमम आपका 10 साल में 6% के आसपास रिटर्न है, वही आपके ये जो फंड हाउस में 10%, 16%, 11% भी है। और मैक्सिमम में जाएंगे तो देखिए निफ्टी का आपका 20% के आसपास रिटर्न है, जबकि ये 34% तक भी गया हुआ है फंड हाउस में। तो आप ये पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्ट रिटर्न है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न आपका सिप में होगा। तो देखिए वो 34 था, यहाँ पे 38% के आसपास है। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक काम करिए, जो अच्छे रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड हाउस है और जिनकी अच्छी रेटेड स्कीम है उसमें सिप करिए। 10 साल हिस्टोरिकली देखा है अपन ने कि 10 साल अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो कम से कम 6-8% तो आपको कम से कम मिला है, मतलब आपने खराब से खराब टाइम में भी खरीदा हो। जैसे आपने ये तो डेटा है हमारा खुद का रिसर्च किया हुआ है कि अगर आपने 10 साल तक कोई भी खराब से खराब समय में भी आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब दोनों एडवर्स है, आपका खरीदने का और बेचने का दोनों का टाइम एडवर्स है, तो भी आपको 6-8% का आपको ब्याज पैसा मिला ही मिला है। ब्याज 8% तो आपको बैंक गारंटी में आता है, ये टैक्स फ्री है और ज़्यादा भी आने का चांस है। आपको अभी देखिए अपनी पुरानी स्लाइड में ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है, ये देखिए ये HDFC टॉप 200 सबने करीब नाम सुन रखा होगा, HDFC टॉप 200 का, फ्रैंकलिन का, ICICI टॉप 100 का। देखिए ये 10 साल का रिटर्न है 38% के आसपास में, 10 साल तक 38% के आसपास रिटर्न आया है। 1 तारीख को देख लो भाई, यहाँ बैंक में ये 10,000 की सिप लगने वाली है, 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया, तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहता। पर किसी को बोल नहीं सकते ना, अरे बॉस कल 200 में खरीदा था, आज जब 250 हो गया, बेच दिया मैंने तो यार। तो जो आपके पास वो ब्रैगिंग राइट है ना, भागने का बोलने का, वो नहीं है और बोरिंग है। और दूसरा जो कारण है, जो मेन कारण है, बोला ये 21,000 का 27,000 हो गया, तो बाकी सब चीजों में देखो जरा सा चीज महंगी होती है ना तो आप खरीदते हैं। सोना बढ़ने लग गया तो लोग सोना खरीदने लग गए, बराबर है। प्रॉपर्टी की प्राइसेज ऊपर जा रही है तो लोग खरीदते हैं, बोला पता नहीं है अपनी गाड़ी चुक जाएंगे तो। पर शेयर बाजार में जैसे सेंसेक्स आता है उधर वो शमशान जैसी हालत हो जाती है, मातम हो जाता है। और सच में तो वही समय होता है जब आपको खरीदना चाहिए। तो वॉरेन बफेट बोलता है कि जब सब लोग डरे हुए हो तब आपको लोभी होना चाहिए, और जब सब लोग लोभी हुए हो, सबको लोभ लग रहा हो, तब आपको डर लगना चाहिए। किसी और ने बताया मेरे को कि मैं लिफ्ट में जा रहा था तो मेरा लिफ्ट में बोला, अरे साहब ये शेयर कैसा लगता है। मैंने दूसरा कुछ काम नहीं किया, मेरा ब्रोकर का फोन उठाया और ब्रोकर को बोला भैया सब बेच, आज मेरा लिफ्ट वाला भी शेयर की बात कर रहा है। तो वही टाइम है जब मैं तो एक एडवाइज ही नहीं करता हूँ डायरेक्ट इक्विटी का, पर वही कारण है कि लोग लॉस होता है तो म्यूचुअल फंड भी बंद कर देते हैं। मैं जब मैं खुद प्रैक्टिस करता था एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कई क्लाइंट्स से इन्वेस्ट करवाया म्यूचुअल फंड में, पर फिर बाद में जब रिटर्न बढ़ जाए मैं बोला अरे आपकी स्कीम दिखने नहीं, अरे नहीं यार बलून भाई वो तो मार्केट खराब हो गया तो बेच दी। मैं बोला अरे वही टाइम है जब और ज़्यादा लेनी चाहिए थी। तो आप यहाँ से ये जितनी मैं बातें बता रहा हूँ इसमें से और कुछ नहीं तो एक चीज़ आप खरीद ली
आप गांठ बांध लीजिए कि इक्विटी में पैसा डालना है तो 10 साल के लिए डालिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू डालिए, अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में डालिए, और घट जाए तो डरने का नहीं और ज्यादा कुछ होने का। मेरा तो सस्ते में माल आ रहा है, आपको भी सपोज आपको 2 साल बाद में आपका 21 का 17,000 हो गया, तो आपको लगता है ना मेरे को तो जाना तो दूर है, क्योंकि तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल सस्ते में भर रहा है। तो ऐसे फंसे हुए कोई चार्टेड अकाउंट डराते अरे क्या ले लिया फंस जाओगे तो डूब जाओगे पैसे। नहीं तो ऐसा है ना, चार्टेड अकाउंट बहुत है कि म्यूचुअल फंड का ले लिए तो डूब जाएगा पैसा। नहीं तो ये तो मैं बता रहा हूँ, और रिसर्च है, ये पेपर में भी आता है, आप इंटरनेट में आप कर सकते हो, तो आप या आपकी यंगर जनरेशन में कोई आपको मदद कर सकता है, वो मदद करके दे सकते हैं, वो आपको नहीं तो उसको बंद कर देने का या बदली कर देने का नहीं, 3 स्टार तक आपको बदली करने का भी जरूरत नहीं। जैसे HDFC टॉप 200 है, वो प्रशांत जैन इतने साल तक परफॉर्म किया है, तो कभी कभार मंदी भी चलती है, उसने जो स्क्रिप्ट में डाला है पैसा वो भी नहीं चल रही है, वो चले हो सकता है चलेगी, तो कहने भी नहीं बटी अभी तक, 2010 में भी वही थी। नहीं आप सेक्टरल फंड की बात करो, नहीं तो वो ऐसा है ना कि वो उसकी कोई कॉल है वो गलत हो गई, बराबर। पर आप मेरी बात मानिए, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आप जो लार्ज कैप है उसमें डालिए, सेक्टरल फंड में कोई पावर है, बैंकिंग है, भले आपको लगता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो भी बैंकिंग इनवेरिएबली अच्छा परफॉर्म करेगी, तो चलो अपने बैंक टैक्स में डालते हैं, अपने को कोई भी सेक्टरल या थीमेटिक फंड है, कोई थीम लार्ज कैप में ये HDFC टॉप 200 3-4 साल पहले यही 235 आने भी थी और आज भी 235 आने भी, जबकि टाटा और इक्विटी 210-12 पर थी और आज 18 तो हो गई। मैं क्या कह रहा वो हूँ, बढ़ गया। आप ये HDFC टॉप 200 एक एक्सेप्शन हो गया, नहीं लार्ज कैप की बात हाँ, ठीक है, नहीं नहीं तो आप काम करिए, नहीं ये कुछ नहीं, SIP से कर रहा हूँ मैं, ये UTI का जो फॉर्म था, UTI का कौन सा मास्टर शेयर हुआ करता है, तो मास्टर शेयर में उसके पीछे तो बैकिंग थी, उसके पीछे शेयर्स थे, तो बढ़ रहे तो लोग मॉर्गन और लोगों को अभी तो लोग म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट भी समझ में लग गए। ये म्यूचुअल फंड अगर 10 रुपए में मिल रहा है तो उसके पीछे माल भी 10 रुपए का ही है, उस अगर कोई किसी की NAV 100 रुपए तो उसके पीछे 100 रुपए का माल है, लोग समझते थे अरे UTI का तो सारा 15 रुपया हो गया, बरोबर है, या SBI मास्टर गिन भी तभी हुआ करता था, उसका भी 100 के आसपास भाव चला गया था, तो बोले ये मास्टर गिन 10 रुपए में मिल रहा है, लोगों ने अपने गहने वगैरह बेच के भी, तो बिना सोचे और बिना अपना दिमाग लगाए इन्वेस्ट नहीं करने। परंतु अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पेपर पढ़ सकते हैं, वैल्यू रिसर्च जैसी साइट्स है जिसमें डेटा से पब्लिक के लिए अवेलेबल है, आप देख लो लार्ज कैप कौन से फंड है और उसमें 5 स्टार कौन से है, फिर आप देख लो 3 साल का रिटर्न कितना है, 5 साल का रिटर्न कितना है, 6 महीने का रिटर्न कितना है, और इसके हिसाब से लार्ज फंड के अलावा आप कहीं पैसा डालिए। ये सेंसेक्स आपका 1980 में उसका बेस 100 था और आज 22,000 हो गया, तो ये सीधा ऐसे तो नहीं गया ना, वो ऐसे ऐसे होके गया है ना। अगर आपने हर लेवल पे अगर पैसा डाला है तो आपको वो प्राइस मिल गई कि नहीं मिल गई एवरेज वाली, आपने मंदी में भी डाला और तेजी में भी डाला तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको एवरेज प्राइस मिल गई, और शिफ्ट किया है तो आपने तो तेजी में कम खरीदा और मंदी में ज्यादा खरीदा तो और ज्यादा फायदा होना चाहिए आपको। लोन के लिए अगर 21 लाख रुपए आपको इकट्ठा करना है अगले 15 साल में तो 3,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही देखिए अगर आप 30 साल की जगह 5 साल, बस 5 साल पीछे शुरू कर दिया, 5 साल पीछे रह गए, तो देखिए आपकी जो शिफ्ट की रिक्वायरमेंट 17,000 से लेके बढ़ के सीधी 37,000 हो गई। सिर्फ फर्क कितना पड़ा है आपका, 30 साल में 5 साल का ही फर्क पड़ा है, और आपकी शिफ्ट की अमाउंट एकदम डबल हो गई। ऐसे ऐसे देखिए आप 30 की जगह 20 साल ही इन्वेस्ट करते हैं तो 17,300 की जगह 80,000 रुपये आपकी शिफ्ट शुरू हो जाती है। ऐसा कैसे ही आपका ये 3,000 की जगह 7,600 की शिफ्ट। इससे क्या मूल मंत्र मिला, अब भी करो, और जितना जल्दी आप करोगे, वो बोलते हैं ना अपने इधर की बेटा तो दिन को कमाता है पैसा, रात को और दिन को 24 घंटे कमाता है। तो ये जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होता है, रुपए पे रुपया कमाई होती है, वो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपके